भाइयों और बहनों, साथियों, मित्रों, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम। आज का जो विषय हमारा है वो थोड़ा सा गहन है, लेकिन समझ में आ जाए तो वो एक बहुत गूढ़ पहेली को, एक बहुत बड़ी पहेली को सॉल्व कर देता है, सरल कर देता है। और मेरी ये बात उन लोगों की समझ में ज़्यादा आएगी जो लगभग मेरी सी एज के हैं, जिन्होंने कभी अमिताभ बच्चन की फिल्में लाइन में खिड़की से लटक के टिकट लिए हों, उस थिएटर के अंदर अंधेरे में अगर लेट पहुंचे हो तो टॉर्च की रोशनी में अपनी सीट ढूंढी हो, उसकी ज़्यादा समझ में आएगी। अभी थिएटर हैं, अब तो बहुत सुधर गए हैं, और ये काम हम तब करने जाते थे पैसे खर्च करके कि जिस कहानी के शुरू में लिखा होता था कि ये कहानी और इसके सारे के सारे पात्र काल्पनिक हैं, इनका सत्य से कोई लेना देना नहीं। तो हम बिल्कुल एक असत्य बात को देखने के लिए अपने पैसे और अपना समय फूंक कर, अपना ताकत फूंक कर हम देखने जाया करते थे। वो थी रियल लाइफ, जिसके सुपरस्टार थे अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, उससे पिछले दिलीप कुमार, राज कपूर। तो उन लोगों के ज़्यादा समझ में आएगी कि ये रियल लाइफ क्या है, क्योंकि जो भी बातचीत अब इसके बाद होगी वो उसके प्रकाश में समझेंगे। एक दूसरी है रियल लाइफ, इस नीली छतरी के नीचे जिसका डायरेक्टर खुदा कह लो, ईश्वर कह लो, रब कह लो, गॉड कह लो, कुछ भी कह लो, वो है। क्योंकि आपको मालूम है, फिल्म का कोई डायरेक्टर है, कोई प्रोड्यूसर है, कोई फाइनेंसर है, कोई नाचने गाने वाला है, कोई एक्टिंग करने वाला है, कोई गाना गाने वाला है, कोई म्यूजिशियन है। ऐसे ही इस पूरी की पूरी कायनात के नीचे जो ये फिल्म चल रही है, जिसमें आप और हम भी हीरो हीरोइन हैं, ये है रियल लाइफ। तो इन दोनों के बीच का जो संबंध है वो आज हमारी चर्चा का विषय है। आपको याद होगा उस टाइम पे अगर आप लेट हो जाया करते थे पिक्चर हॉल में और लाइट अंदर बंद हो जाती थी, फिल्म चालू हो जाती थी, तो स्क्रीन तो चमकता था, उसके ऊपर क्या चल रहा है, और आदमी की प्रवृत्ति होती है उसका मुंह टेढ़ा उधर की तरफ रहता था और वो सीट को ऐसे टटोलता हुआ चलता था। और उस टटोलने में कई बार वो गलत जगह हाथ भी लग जाता था तो कुछ हंगामा भी हो जाता था। कई बार किसी की गोदी में बैठ जाता था। एक बार मेरे साथ हुआ, मैं अंधेरे में फिल्म की तरफ को देखता देखता जो हाथ से टटोलता टटोलता बैठा, तो एक आंटी जी की गोदी में बैठ गया। वो एकदम चिल्ला के पड़ी, अरे क्या कर रहा है। उनसे सॉरी बोल के पास वाली सीट पे बैठा ही था, 10th 11th में रहा हूँगा। तो अंकल जी बहुत गुस्सा करने लगे, तो कहने लगी चलो छोड़ो, गलती से हो गया, बच्चा है। तो कहने लगे कि गलती से आंटी जी की गोदी में बैठा, अंकल जी की क्यों ना बैठा। तो मैंने, क्योंकि फिल्म चल रही थी तो डिस्टर्ब ना करें, तो अंकल जी के गुस्से को शांत इतना कह के करा कि आपकी गोदी में भी बैठ जाऊंगा, क्या दिक्कत है, थोड़ी देर में फिल्म तो देख लेने दो। सब हंस पड़े, अंकल जी शांत हो गए। तो पहला सवाल बैठते हुए ऐसा व्यक्ति क्या पूछता था, कितनी देर हो गई, कितनी निकल गई, क्या क्या हो गया। और आपका जवाब भी फिक्स होता था, थोड़ी देर की निकल गई, अभी शुरू हुई है, मैं बता दूंगा। तो हमारी इस रियल लाइफ के अंदर भी ऐसे ही सा हो रहा है। अज्ञानता का, नफरत का, असत्य का अंधकार चारों तरफ दुनिया में फैल रहा है, और हमें टटोल टटोल के चलना पड़ रहा है। हम टटोल टटोल के ही देख रहे हैं, क्योंकि अंधकार, आंखें तो हमने पूरी खोल रखी है, कोई मूर्ख नहीं है, कोई अंधा नहीं है दुनिया में, लेकिन अंधकार बढ़ रहा है। तो हमारी कहानी, आज की जो फिल्म है, वो रियल लाइफ की, रियल लाइफ के पैटर्न पर। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। अडानी को किसने मारा, अडानी महाघोटाला, अडानी महाघोटाला, बहुत सारे टाइटल आप इसके रख सकते हैं, लेकिन ये अडानी जी से रिलेटेड है। अब अडानी जी से रिलेटेड है तो ये मोदी जी से भी रिलेटेड है। अब हिंदुस्तान में वर्तमान में डेमोक्रेसी चल रही है, राजा को हम चुनते हैं, लेकिन इस समय का राजा निर्विवाद रूप से श्री नरेंद्र मोदी है।
ये भारत के प्रधानमंत्री की बात नहीं है, इतिहास में ये एक अलग तरीके से दर्ज होंगे। आप नोट देख के ये नहीं बता सकते कि ये चरण सिंह के टाइम का है, कि ये मोरारजी देसाई के टाइम का है, कि ये इंदिरा गांधी के टाइम का है, कि ये राजीव गांधी के टाइम का है। लेकिन मोदी जी के नोट देख के कोई भी बता देगा कि ये मोदी जी के नोट हैं। दस्तखत उनके भी नहीं है, फोटो उनकी भी नहीं है, लेकिन वो बता देगा। जैसे इतिहास में पढ़ते हैं कि ये अकबर के समय की स्वर्ण मुद्राएं हैं, ये ताम्र के सिक्के हैं, तो हर राजा अपने काल का अपनी मुद्रा से पहचाना गया। ये मोदी हो, मोदी राजा है। अब हर राजा के साथ एक सेठ जरूर होता है कहानी में, चाहे वो कभी भी कुछ भी। जैसे हुकूमत तो मुगलों की थी, बंगाल पर भी, लेकिन जगत सेठ थे माणिक चंद जैन, अमीचंद जैन। ये मोदी जी के जो सेठ हैं ये दो हैं। मोदी जी गुजराती हैं, उनकी जो राजनीतिक जिम्मेवारी भी संभालते हैं वो भी गुजराती अमित शाह जी हैं। अमित जैन कहा जाता था कुछ टाइम पहले तक। तो ये दोनों के दोनों सेठ गुजराती हैं। आप नाम से जानते हैं अच्छी तरीके से, अडानी और अंबानी। अडानी जो है वो मोदी जी का बनाया हुआ सेठ है। जब तक ये दिल्ली नहीं आए थे तो अडानी को इस देश के अंदर बहुत लोग नहीं जानते थे, लेकिन उसके बाद अचानक ऐसा हुआ पिछले 8 साल में कि जिस हवाई जहाज में मैं और तुम तो छोड़ो सोच भी नहीं सकते, जिसमें प्रधानमंत्री उड़ रहा है उस पर लिखा अडानी। जिस एयरपोर्ट पे वो हवाई जहाज उतर रहा है उस पर लिखा है अडानी। जिस ट्रेन में चल रहे हैं उसका नाम है अडानी रेल। जिस स्टेशन पे रुक रहे हैं वो अडानी स्टेशन है। पानी के जहाज पे लिखा हुआ है अडानी, पोर्ट पे लिखा हुआ है अडानी। तो सब तरफ अडानी अडानी। ये अडानी उनका बनाया हुआ सेठ है। ये व्यक्ति जो जिसके बारे में कुछ सुना नहीं था, ये व्यक्ति अचानक रेस में तेज दौड़ता 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 पहले हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रईस हुआ अंबानी साहब को पीछे छोड़ के, फिर एशिया का सबसे बड़ा हुआ, फिर दुनिया की रैंकिंग में जहां कहीं जिस ऊंचाई तक कभी कोई नहीं पहुंचा था हिंदुस्तानी आज तक, उस जगह पे आप पहुंचे दूसरी तीसरे स्थान पर। गौतम अडानी अर्थात गौतम जैन साहब वो दूसरे तीसरे स्थान तक पहुंच गए। दूसरे वाले जो सेठ है अंबानी साहब, ये गुजराती होने के नाते और बड़े व्यापारी होने के नाते मोदी जी के साथ हैं, लेकिन ये बनाए हुए मोदी जी के नहीं है, ये मोदी जी के सेठ नहीं है। इन्हें कांग्रेस ने बनाया था और कहा था कि धीरूभाई अंबानी सिंगल हैंड प्रणव दा ने खड़ा कर दिया था। राजा तो ऐसे मामलों में दखल नहीं दिया करते थे, राजा राजा हुआ करते थे तब। तो प्रणव दा ने ही एक सेठ खड़ा कर दिया। अंग्रेजों के टाइम में बिरला, उससे भी पहले सरहिंद के टाइम पे जब गुरु गोविंद सिंह के बच्चों की शहादत दी जा रही है तो टोडरमल जैन। दिल्ली का लाल किला बना 1659, जामा मस्जिद भी सेम ईयर, और सेम ईयर चांदनी चौक का जैन मंदिर अग्रवंशियों द्वारा, जो अग्रवंशी जैन है उनके द्वारा स्थापित। तो राजा तो कोई भी रहा, सेठ यही रहे। और अब भी ये दो सेठ हैं। ये जो दूसरे नंबर तक सेठ पहुंचे थे अडानी साहब, अचानक 23 जनवरी 2023 तक वो दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रईस थे। उनके शेयर्स मार्केट में आसमान छू रहे थे। एक रिपोर्ट आती है जो संस्था उसे जारी करती है वो विदेशी है, उसका नाम है हिंडनबर्ग। पहले ट्रांसपोर्ट का एक सिस्टम डेवलप करना चाहा था यूरोप से लेकर अमेरिका के लिए। उसमें हीलियम भरी जाती थी, हाइड्रोजन, और वो उसमें एक बार विस्फोट हो गया, बहुत सारे लोग मर गए, तो वो बड़ा फेमस हुआ हिंडनबर्ग। उसी पे शायद इन्होंने अपना नाम रख लिया। ये वैसे मिस्टर एंडरसन है। इन्होंने एक रिपोर्ट इशू करी और ये कहा कि अडानी साहब ने ये तो बड़ी गलतियां करी हैं।
ये फ्रॉड करें, कानून को धोखा दिया है, ये इन्होंने अकाउंट्स में अपने और अपने शेयर्स को कई गुना महंगा। और उसके बाद अचानक अडानी साहब लुढ़कने लगे और 3 दिन में अडानी साहब लुढ़क कर आधे रह गए। उनकी हैसियत, उनका वजूद, उनकी औकात, उनकी वैल्यू, उनकी वर्थ हाफ रह गई। अब ये पूछा कि भाई ऐसा कैसे हुआ, तो बोले वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई थी। तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का पैसों से क्या लेना देना था, ये पैसे क्यों निकले और किसने निकाले। तो उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर्स का भरोसा खत्म हो गया, कम हुआ, इस वजह से वो शेयर्स बेच रहे हैं। ये कौन इन्वेस्टर्स है हिंदुस्तान में? ये किसी पे 3 लाख के हैं, किसी पे 5 लाख के, किसी पे 7 लाख के हैं। जो यहाँ के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं वो LIC और SBI में। ये जो छोटा इन्वेस्टर है ये पढ़ता नहीं है। इसने हिंडनबर्ग का नाम नहीं सुना था, मैंने भी नहीं सुना था। और ईमानदारी से कह रहा हूं, रवीश कुमार जी अपने दिल पे हाथ रख के कह दें कि इस रिपोर्ट के आने से पहले उन्होंने कभी क्या मिस्टर एंडरसन का या हिंडनबर्ग का नाम सुना था। तो ये कह के कि हिंडनबर्ग की उस रिपोर्ट पे भरोसा करके, तो हमारे को तो पता ही तब चला जब वो लुढ़क कर आधा हो गया। और इल्जाम ये लगाया गया क्योंकि हमारा भरोसा खत्म हो गया, इस वजह से ये लुढ़क गया। तो ये तो झूठ है। हमारे भरोसे की कोई डोर से बंधा हुआ, हमने पैसे छोड़े नहीं, वो नीचे लुढ़क गया। पर ये झटका बहुत तगड़ा। फिर शोर मचना शुरू हो गया कि SBI का बहुत सारा पैसा डूबेगा, SBI दिवालिया हो जाएगा, LIC दिवालिया हो जाएगा। और जैसे एक नैरेटिव सेट हुआ मेन मीडिया का कि वो इसका जिक्र ही नहीं करना चाहते। आलतू फालतू बातें करने के लिए नरेंद्र मोदी जी माहिर हैं, उनकी टाइम टू टाइम ये बहस का मुद्दा बनाते रहते हैं। तो इस मुद्दे पे उन्होंने अपने खामोशी साध ली और सोशल मीडिया ने इसके जस्ट अगेंस्ट में ही सारी की सारी एक नैरेटिव सेट करके उसे कहना शुरू कर दिया, बिना ये जाने कि युद्ध का एक आयाम आर्थिक भी होता है। उसके कुछ ही दिन बाद स्वीडन की उस फर्म ने, जिसे हिंदुस्तान के रक्षा के लिए 114 जेट बनाने का ठेका मिला था और यह काम उसे अडानी जी के साथ करना था, उसने अपने एग्रीमेंट को खत्म कर दिया। उसने घोषणा कर दी कि मैं इस एग्रीमेंट को नहीं मान रहा, लेकिन पूरी तरीके से उसे खत्म नहीं करा कि ये खत्म हमारे तुम्हारे संबंध, तलाक तलाक तलाक, ना ऐसा नहीं। उसमें कंडीशन लगाई कि पहले 26% उसकी हिस्सेदारी थी और 74% अडानी साहब की जिम्मेवारी थी। उसने शर्त लगाई कि 74 अब मेरी होगी, 26 तुम्हारी होगी, तो फिर यह रिश्ता दोबारा जुड़ सकता है। वो आ तो चुके थे, अब वो विस्तारित हो रहे थे। उसके 2-3 दिन के बाद ही अमेरिका के तमाम स्टॉक एक्सचेंज में इनको डिलिस्ट कर दिया गया कि ये और गिरे। यहां वालों ने अपने एक तरकीब और लड़ाई कि उन्होंने कहा लोअर फ्लोर जो पॉइंट वो फिक्स करते हैं वो 20% पे था, वो 10% पे कर दिया। अब जितना वो एक दिन में गिरता, अब इतना वो 2-3 दिन में गिरा। तो उन्होंने सेठ को टाइम प्रोवाइड किया, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि ये सिर्फ और सिर्फ आर्थिक नहीं था, ये फैसला राजनीतिक था, जियोपॉलिटिकल। और ये चोट तो सेठ पे मारी गई थी, लेकिन इसका मकसद राजा को सचेत करना था। राजा लंगड़ा है, उसकी जो कमजोर बैसाखी है अंबानी, उस पर एक ऐसी सी रिपोर्ट के आधार पर, और हमें यह और बताया गया साथ में ही उस नैरेटिव में कि ये जिस कंपनी के पीछे पड़ा है उस कंपनी को तबाह बर्बाद कर देता है। विदेशी इन्वेस्टर्स जो इतने लाख बिलियन डॉलर्स अपने इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके पास बहुत महंगी महंगी तनख्वाह पे रखे गए नौकर हैं। वो नौकरों का काम ही ये है कि वो कंपनियों की पूरी रिसर्च करके चलते हैं कि इस कंपनी की वर्थ क्या है, ये क्या प्रोडक्ट बना रही है, इसके पास कितने % मार्केट है, इसका कितना ग्रोथ हो सकता है, इसके शेयर की क्या सही वैल्यू होनी चाहिए, और तब हम पैसे लगाएंगे। आप पैसे पे पैसे लगाते चले गए, जबकि हिंदुस्तान में एक रिक्शा वाला भी ये बोलने लगा था
कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रईस हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कर्जदार है, तब इन विशेषज्ञों को नहीं पता था। तो ऐसी कहानी पे अपना यकीन करने का दिल करता नहीं। अब इस अडानी सेठ की बैसाखी पे जो लात मारी गई है, इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आपसे अगली बार। और साथियों, ना तो अडानी साहब, ना अंबानी साहब, ना राजा, ना पूंजीपति, कोई हमारा सहयोग नहीं करेगा, आपस में एक दूसरे का सहयोग नहीं करेगा। हमारे को ही एक दूसरे का सहयोग करना है। आप सहयोग करेंगे तो हम जिंदा रहेंगे, अपनी बात कहते रहेंगे, नहीं तो हम भी, हमारे भी पेट है, हम भी पेट पालने चल देंगे। सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, और अगली किस्त में इसके कुछ सवाल पूछे जाएंगे, जो उसके जवाब सही देगा उसके लिए इनाम भी है। तो जय हिंद, जिए हिंदुस्तान।